हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास चलकर ज्ञान प्राप्त करो। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डीलाल आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th 11th का हिंदी में हम आपको विशेष रूप से देखेंगे। ये हिंदी खंड का गद्य भाग है और गद्य भाग का आज चौथा पाठ आपको पढ़ना है, आचरण की सभ्यता। इसके पहले के आपने जो लेक्चर सुना है, क्लास ली गई है, उस क्लास में आपको सरदार पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं पर आधारित हमने विस्तृत रूप से हम आपसे चर्चा हुई है और सरदार पूर्ण सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से इन्होंने मात्र आपको 6 निबंध लिखे और ये श्रेष्ठ निबंधकार कहलाए और अग्रिम पंक्ति के तो द्वितीय युग के श्रेष्ठ निबंधकार रहे सरदार पूर्ण सिंह जी। और इन्होंने आचरण की सभ्यता बहुत अच्छा लिखा है। इसके पहले भी आपको मैंने बताया था कुछ रचनाएं रहीं, उन रचनाओं को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एक एक नंबर के भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। आज आपको पढ़ना है क्या? आचरण की सभ्यता पाठ पर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे गद्यांश आता है, उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इस पर हम आपको चर्चा करनी है और अध्ययन करना है। और ध्यान रखें, पूरे मन के साथ, हर्ष उल्लास के साथ, खुशी खुशी, ये प्रसन्न चित्त होकर के आपको आनंद के साथ आपको पढ़ना है। क्योंकि सरदार पूर्ण सिंह बहुत ही विचारात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक निबंध लिखे हैं। इनके जो विचारात्मक निबंध हैं और ये भावात्मक निबंध हैं, इसको आप अध्ययन करेंगे तो आपके सामने आचरण की महत्ता और आचरण का उद्देश्य, कैसे आचरण आपको सफल बनाता है और कहाँ कहाँ आपको स्थान दिलाता है, इसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इसके साथ ही इस पाठ को आप पहले पढ़ चुके हैं ना, हम इसको बता चुके हैं। आपका देखिएगा, इस पाठ पर आधारित आपकी तीसरी वीडियो, आप ये तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। इसके पहले पहला लेक्चर था सरदार पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और उनकी भाषागत जो विशेषताएं थी, शैलीगत विशेषताओं का विशद आपने अध्ययन किया है। दूसरे लेक्चर में आपने सरदार पूर्ण सिंह जी का जो निबंध, ये आचरण की सभ्यता है, इसको आपने अध्ययन किया है। पूरे पाठ को आपने पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। कुछ कठिन शब्दों को भी आपको व्याख्या करके उस पर बताया गया है। आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर है जिसमें आप देखेंगे कि हमारे प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा में या आपके एनुअल एग्जामिनेशन में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देने होते हैं। तो आइए जुड़ते हैं और इसकी जानकारी करते हैं। देखिएगा, ये पहला आपसे गद्यांश दिया जाता है और इस गद्यांश को पहले हम पढ़ते हैं। गद्यांश बहुत सुंदर है, पहले आप इसको मन लगा करके पढ़िए। देखिए, आचरण की सभ्यता में भाषा, ये आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इसमें कोई शब्द, कोई शोर शराबर नहीं होता है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। निघंटु अर्थात इसमें कोई शब्द नहीं है, निःशब्द शब्द रहित, निःशब्द या शब्द रहित निघंटु, शुद्ध श्वेत पत्रों वाला, अर्थात जैसे कि कोरा कागज होता है उसमें कोई शब्द अंकित नहीं है रहता, उसी तरह से ये श्वेत पत्र आप कहता, श्वेत पत्र की भांति ये सदाचार की जो भाषा है, सभ्यतामयी भाषा। कैसी भाषा? सभ्यतामयी भाषा है, अर्थात सभ्यता से परिपूर्ण है। आप कहते हैं ना, जब आपके सामने कोई बच्चा आता है, आपको विनम्रता के साथ आपसे मिलता है और एक सदाचार का पालन करता है, तो आप क्या कहते हैं बातचीत के दौरान कि ये बच्चा बहुत ही सभ्य है। तो सभ्य क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें विनम्रतापूर्ण, उसमें विनम्रता है और उसमें सदाचार का पालन करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है। तो कैसे कैसे आप व्यवहार में सदाचार का पालन करते हैं, उसी से आपको सभ्यता मई जो भाषा है अपने आप प्रकट होती है और वो कभी किसी से व्यक्त, किसी प्रकार का कोई शब्द उसमें नहीं होता है। तो इसी को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। देखिएगा कितने अच्छे ढंग से सरदार पूर्ण सिंह जी ने बताया। इसमें नाम मात्र के लिए भी कहीं शब्द नहीं है। यह सभ्यता चरण, देखिए सभ्य आचरण जो होता है, सभ्य आचरण नाद करता हुआ भी मौन है। उन्होंने क्या बताया? नाद करता हुआ भी, नाद माने क्या होता है? ध्वनि करता हुआ, चिल्लाता हुआ, शोर करता हुआ भी वो मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा हुआ है।
क्या बताया उन्होंने कि व्याख्यान माने क्या होता है, जैसे आप भाषण देता हुआ भी वो भाषण के पीछे छिपा रहता है सदाचार की जो सभ्यतामयी भाषा है। राग गाता हुआ, सुंदर गीत गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा रहता है, ये सभ्यतामयी भाषा है। और मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता। अब देखिएगा मेन शब्द जो आया, मुख्य शब्द को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, देखिए कितना बढ़िया बताया है सरदार पूर्ण सिंह जी ने कि मृदु वचनों, जो कोमल वचन है, आपकी जो कोमल वाणी है, उस कोमल वाणी की जो मिठास में आचरण की सभ्यता में मौन रूप से खुली खुली रहती हुई है, अर्थात मौन रूप से वहां पर खुली प्रतीत होती है। तो ये आप जान गए होंगे कि हमारी जो कोमल वाणी है, कैसी वाणी हो, वाणी बहुत ही कोमल हो। आप प्रार्थना भी करते हैं ना कि वाणी में हो अमृत अनृत की पड़े न हम पर छाया, पर हित प्रतिक्षण अर्पित अपना जीवन अपनी काया। कि ये सदाचार की, ये आपको तहजीब सिखाने के लिए ये गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। आप कोमल वाणी, आपकी बहुत ही मधुर वाणी होनी चाहिए, उसे मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। और उसमें क्या है, नम्रता है। सबसे पहले देखो आपको बताया था कि नम्रता है, क्या बताया था, नम्रता है, दया है, प्रेम है। देखिएगा जब भी आप किसी के सामने दया का भाव प्रकट करते हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, रास्ता नहीं पर, सड़क नहीं पार कर पा रहा है, तो आप कैसे आप उसको पार कराते हैं, तो दूसरे लोग देखते हैं कि देखिए कितना अच्छा ये बालक है और इसने कितना अपने कर्तव्य का निर्वहन किया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को रास्ता दिखाया और उसने उसको हाथ पकड़ करके रोड पार करा दिया है। तो ये भी, ये दया, आपको दया करनी है, जो करुणा और प्रेम, और इसके बाद उदारता, उदारता भी आपको दिखानी है। कई लोग होते हैं ना, छोटी छोटी गलतियों पर भी लोगों के सामने बहुत रोष प्रकट करते हैं, और रोष जब प्रकट करते हैं तो वहां पर उस क्रोध की उत्पत्ति जब होती है तो क्रोध जलाकर उसे नष्ट कर देता है। क्रोध में नुकसान क्या क्या हो जाता है, इस बात का ज्ञान बाद में होता है, तो इसलिए उदार होना चाहिएगा। और जब भी आप किसी को क्षमा कर देंगे तो उदारता की भावना होगी, तो आपको कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी आप अपना अपमान नहीं महसूस करेंगे। अगर आपको अपमान नहीं महसूस करते हैं, आपके अंदर क्रोध नहीं आता है, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में बड़े खुश मिजाज रहेंगे, आपको विशेष आनंद की अनुभूति होगी। आइए देखिए, सरदार पूर्ण सिंह जी ने आपको बताया कि मनुष्य का जीवन, ये मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है। ये थोड़े समय के लिए नहीं होता है, काल बहुत लंबे समय तक स्थायी रहता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है, अर्थात आपकी आत्मा में स्थायी रूप से स्थान बन जाता है। इस जो मनुष्य के जीवन में जो मौन व्याख्यान, मौन जो ध्वनि, उनकी आवाज है, वो स्थायी रूप से आपके मन में स्थान बनाता है। ये जो आपने गद्यांश पढ़ा, अब देखिए इस गद्यांश पर आधारित कैसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, संदर्भ आप जानते हैं, आपको बताया गया, पाठ का नाम है, गद्य गरिमा है, किताब का नाम है, और इसके लेखक कौन है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी यहाँ देखिए वाक्य आप पढ़ रहे हैं ना, आचरण लिखा है ना, आचरण की सभ्यता में भाषा, और देखिएगा नाममात्र के लिए भी सभ्य आचरण फिर आया है। फिर इसके बाद आप देखिएगा, इस लाइन को आप पढ़ते जाइएगा, यहाँ पर देखिए ये आचरण आ गया है, और फिर इसके बाद चौथी लाइन भी देखिएगा, उदारता की सभ्य आचरण फिर आ गया है। और देखिए पांचवें वाक्य में देखिएगा, चिर स्थायी मौन रूप से व्याख्यान का प्रभाव होता है, उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में एक छोटे से गद्यांश में आपने देखा कि आचरण, सभ्य आचरण, अब फिर ये आचरण की सभ्यता, पाठ का नाम ही लिख दिया उन्होंने, क्या लिखा है, स्पष्ट पाठ का नाम लिखा है। तो आप इसे जान लेना, ये आचरण की सभ्यता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ध्यान रखेंगे, अपने आप इससे स्पष्ट हो जाता है। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे देखिए पूछा जा रहा है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइएगा। तो आप क्या बताएंगे, पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम ये लिखा हुआ आचरण की सभ्यता, और लेखक का नाम आपको याद रखना है कि आचरण की सभ्यता नामक पाठ के निबंध के लेखक कौन है, द्वितीय युग के महान निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह जी है। अगला देखिएगा,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह आपका रेखांकित अंश है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है और इस भाषा का निघंटु निघंटु शुद्ध श्वेत पत्र वाला है। इस लाइन की आपको पंक्ति की व्याख्या करनी है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सभ्य आचरण की व्याख्या में सभ्य आचरण की व्याख्या की मौन व्याख्यान क्या है। अब मौन व्याख्यान क्या है, ये मौन व्याख्यान है। तो आप देखिएगा मृद वचनों की मिठास, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, चौथा प्रश्न है, सभ्य आचरण की मुख्य विशेषता क्या है। तो सभ्य आचरण की मुख्य विशेषता भी आपको बताना है कि इसकी क्या क्या विशेषता है, उसको आपको स्पष्ट करना है। ये सभ्य आचरण की मौन व्याख्यान है। इसमें उदारता है, दया है, प्रेम है, नम्रता है, जो भी इसकी विशेषता है इसको आप स्पष्ट लिखिएगा। और अगला देखिए, पांचवा और अंतिम प्रश्न, आचरण की सभ्यता में भाषा कैसी है। तो सभ्यता में भाषा कैसी है, इसको आपको लिखना है। और निश्चय आप इस प्रश्न पूरे गद्यांश को आपने पढ़ लिया है। इस गद्यांश को पढ़ करने के पश्चात आपके मन में ये पूछे गए प्रश्नों की उत्तर जरूर याद हो गए होंगे। तो आइए मिलान कर लीजिएगा कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। आपके दिए गए उत्तर देखिएगा, यहाँ पर उत्तर हमने नोट किए हैं, उन उत्तरों को मिलाइए। देखिए संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित आचरण की सभ्यता पाठ या शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। अथवा आपसे पूछा गया था पाठ का नाम, लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम क्या है, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आपसे पूछी जा रही थी, तो रेखांकित अंश की व्याख्या पुनः यहाँ स्पष्ट की गई है, आप ध्यान से सुन ले। लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी आज सदा देखिए आदर्श आचरण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। किस पर, आदर्श आचरण, जो श्रेष्ठ आचरण, जो एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है कि सबसे अच्छा आचरण है, उस आचरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं कि आचरण की भाषा का कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, कोई निघंटु माने क्या होता है, कोई ग्रंथ लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं है, ना ही उसका कोई शब्दकोश है। मतलब निघंटु शब्द जो आया है उसका कोई शब्दकोश नहीं है। और आचरण की भाषा सदैव मूक रहती है। मूक माने क्या होता है, मूक जैसे गूंगा व्यक्ति होता है, अपनी उसकी कैसे अपनी बात को व्यक्त करे, चूंकि मुख से कोई शब्द ही नहीं निकलता है। और इसका प्रयोग व्यवहार के माध्यम से ही किया जाता है, अर्थात व्यवहार में ही ये सदा जो आपको बताया गया कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है और इसका निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। तो स्पष्ट यहाँ पर व्यक्त कर दिया गया है कि आचरण की भाषा सदैव मूक रहती है और इसका प्रयोग व्यवहार के माध्यम से ही किया जाता है। ये कोई कह के मुंह से बोल करके या इशारों से संकेतों से इसकी भाषा को व्यक्त किया जाना संभव नहीं है। इसी के साथ ही अगला देखिएगा, आचरण के कोश में नाम मात्र के लिए भी कोई शब्द नहीं है इसमें। वस्तुतः उसके सभी पृष्ठ पूरी तरह कोरे के कोरे होते हैं। शुद्ध श्वेत पत्रों वाला का मतलब पूरी तरह से कोरे हैं, सादे हैं, और अर्थात तो बिल्कुल श्वेत है, उसमें कोई लिखा हुआ कुछ भी, कोई चिन्ह अंकित नहीं है। और इसकी ध्वनि कैसी है, मूक है। आपको स्पष्ट किया गया ना कि इसकी ध्वनि कैसी है, मूक है। और सभ्यता का जो आचरण है उसे स्वयं व्यक्त करता हुआ, सभ्यता का आचरण स्वयं व्यक्त करता हुआ भी अव्यक्त और मौन रहता है, तथा आकर्षक राग गीत गाता हुआ भी राग के अंदर ही अंदर विद्यमान रहता है। और इसके मीठे वचनों में भी, इसके मीठी मीठी वाणी में उसी प्रकार की मूक भावना निहित रहती है जिस प्रकार की किसी बच्चे की तोतली बोली में एक आकर्षक मौन छिपा रहता है। बोली स्पष्ट ना होने पर भी, बच्चा बोलता नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, फिर भी अपनी तोतली बोली से किस प्रकार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी भावनाओं को, उसकी भावनाओं को आप समझते हैं। तो उसकी स्पष्ट बोली ना होने पर भी उस बच्चे की सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, अपने आप प्रकट हो जाती हैं। तो ये सभ्यता में भाषा की जो व्याख्या थी, इस रेखांकित अंश की व्याख्या आपने सुनी है। अब देखिएगा, चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर आप मिला लें। देखिए तीसरा प्रश्न का उत्तर है सभ्य आचरण की व्याख्या के मौन व्याख्यान क्या है। मौन व्याख्यान क्या है ये पूछा गया था। आप देखिए, मौन व्याख्यान है नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। ये मौन व्याख्यान देखिएगा, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर की व्याख्या भी है, 2 नंबर का एक गद्यांश भी संदर्भ बताया गया है। और 2 नंबर का चौथा प्रश्न देखिएगा, बहुत सुंदर आपके समझ में आ जाएगा। सब आचरण की सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है।
तो आप क्या बताएंगे? आचरण की सभ्यता की मुख्य विशेषता मौन रहना है। सबसे स्पष्ट आपको तो मौन रहता, चुप रहता, इसमें शुद्ध श्वेत पत्र वाला है, इसकी स्पष्ट विशेषता है। और अंतिम प्रश्न का उत्तर आप मिलान कर ले। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा कैसी रहती है? मौन रहती है। ये इस प्रकार से आपने पांचों प्रश्नों के उत्तर दिए। आप इस प्रकार से यदि प्रश्नों के उत्तर आप देते हैं, वर्णित करते हैं, निश्चय ही आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। और बूंद बूंद से सागर भरता है। क्रमशः एक एक नंबर अगर आप कलेक्ट करते हैं तो यही आपके नंबरों को बढ़ा देते हैं। आप सबसे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसे ही इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए, आपने अभी जो पढ़ा है इसी के साथ अभी हम आगे लेते हैं एक दूसरा गद्यांश, और उस गद्यांश को आप देखिए, पहले पढ़ते हैं। पहले देखिए गद्यांश कैसे लिखा है। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती है, कितनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि देखिए क्या क्या होती है इसकी मौन रूपी व्याख्यान की जो व्याख्या है, ये महत्ता माने क्या होता है, इसका जो मतलब इसका जो महत्व होता है वो बहुत ही बलवती, अर्थवती और प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, साहित्यिक भाषा या क्या अन्य देश की भाषा सब तुच्छ प्रतीत होती है। अर्थात सबसे स्पष्ट और अच्छी और श्रेष्ठ भाषा क्या है? मौन रूपी व्याख्यान की जो भाषा है। और अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं है, कोई अलौकिक भाषा नहीं है। केवल सदाचार या आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। कैसी है? यही ईश्वरीय वाणी है। और विचार करके तो देखो, लेखक का मानना है कि पहले विचार करके आप स्वयं देखिए, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में, नस नस में सुंदरता को पिरोए देता है, किस तरह से सुंदरता को भर देता है। वो व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय की धुन को, हृदय की आवाज को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। अर्थात हृदय के लक्ष्य को ये आपकी वाणी बदल देती है। यहाँ तक कि लोग बहुत ज़्यादा लोगों को मारने के लिए और क्रोध के आवेश में आकर के तमतमाए खड़े रहते हैं, लेकिन एक एक शब्द जैसे ही लोग सुन लेते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं प्यार के कि सारा गुस्सा रफू हो जाता है, गायब हो जाता है। आप देखिए ना, चंद्रमा की मंद मंद हंसी, लेखक क्या कहता है? चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण की कटाक्षपूर्ण प्रकृति, मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस करके तो देखो कि किस तरीके से इस मौन व्याख्यान को उन्होंने व्यक्त किया है। सूर्यास्त होने के पश्चात केशव चंद्र सेन नामक एक कवि हैं, जिन्होंने सूर्य अस्त होने के बाद श्री केशव चंद्र सेन ने और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने सारी रात एक ही क्षण की तरह गुजार दी है। और यह तो कल की बात है। और कमल और इन नरगिस के में नयन देखने वाले नेत्रों से तो पूछो, ये कमल को भी नेत्र के समान, नरगिस में नयन को देखते हैं कि कितने सुंदर सलोने नेत्र हैं। उनकी उपमा देते हुए कवि ने से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी अलौकिक है, कितनी सुंदर है, कितनी दिव्य है। ये आपने पूरे गद्यांश को एक मन लगा के आपने पढ़ा है। आप पढ़ने के पश्चात आप क्या करेंगे? ये जो 5 प्रश्न हैं, सावधान हो जाइए, इन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपसे, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? संदर्भ जो अभी आपको बताए थे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के आचरण की सभ्यता नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। बहुत सही बताया, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। चलिए, बहुत सही बताया। अगला आप देखिएगा, इस पाठ के लेखक एवं पाठ का नाम आपसे पूछा गया था, तो आप क्या बताएंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या, हाँ, इसकी व्याख्या भी आपको करनी है। ध्यान से सुन लीजिएगा, सभी को अपना इस अभ्यास करिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, मौन रूपी व्याख्यान का क्या महत्व है? इस मौन रूपी जो व्याख्यान, इसका महत्व क्या है? चौथा प्रश्न, आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। चलिए, मन के लक्ष्य को ही बदल देता है क्या? किससे है? चलिए, अगला आप इसका अभी उत्तर हम देते हैं, मिलान कर लेंगे। चौथा प्रश्न आपसे, आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है? तो पांचवा और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का निहित भाव क्या है?
उसका क्या उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उस पर उनका क्या सुझाव है, इसको आपको जानना है। चलिए 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इन पाँचों प्रश्नों के उत्तर आप अपने मन में निश्चित कर लिए होंगे और आपके मन मस्तिष्क में अंकित हो गया होगा। नहीं है तो फिर से आप अंकित कर लीजिएगा और जान लीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको हम देंगे, पहले मिलान कर लीजिएगा, अपने आप से सोच लीजिएगा इन प्रश्नों के उत्तर क्या है। ठीक है, आइए देखिएगा। ये पांचों प्रश्न के उत्तर हमारे द्वारा यहाँ पर वर्णित किए गए हैं और इनको आप मिलान कर लें। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित आचरण की सभ्यता पाठ अर्थात यही शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न आपने उत्तर लिख दिया है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इससे। या आप कभी कभी पूछ लिया जाता है पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम है आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। आपको स्पष्ट हो गया? ये 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया और 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आइए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं। आचरण में निहित मौन की भाषा, आचरण में निहित जो विद्यमान है वो मौन भाषा की तुलना सामान्य भाषा से करते हुए लेखक को उच्च आचरण की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए बताते हैं। अर्थात सरदार पूर्ण सिंह जी ने आचरण की श्रेष्ठता को, उसके आदर्श को स्पष्ट करते हुए क्या कहते हैं कि आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय अथवा आत्मा से है, हृदय से या आत्मा से है। और आचरण के मौन कथन का महत्व बहुत अधिक है, थोड़ा नहीं है, बहुत अधिक है। इसकी जो भाषा बहुत शक्तिशाली, बहुत अर्थ से युक्त है, अर्थ गंभीर है और प्रभावशाली होती है। इसके प्रभाव और बल के सामने कोई भी भाषा, कोई भी मातृभाषा हो, चाहे साहित्यिक भाषा हो और किसी भी देश की भाषा हो, भाषा कमजोर ही सिद्ध प्रतीत होती है। अर्थात इसके सामने वो मजबूती से टिक नहीं सकती है। संसार की प्रत्येक लौकिक भाषा की तुलना में आचरण की मौन भाषा का अलौकिक स्थान है। कैसा स्थान है? आप लेखक क्या विचार है? लेखक स्पष्ट करता है कि संसार की प्रत्येक जो लौकिक भाषा है उन सब की तुलना में ये जो आचरण की मौन भाषा है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और दिव्य है। और इसका कारण ये है कि संसार की अन्य भाषाएं तो मानव के द्वारा निर्मित है। जितनी भी भाषाएं हैं सब किसके द्वारा निर्मित है? मानव के द्वारा निर्मित है। लेकिन जब आचरण की भाषा ये प्राकृतिक है, मानव की नहीं, ईश्वरीय है, अर्थात प्राकृतिक है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या स्पष्ट आपसे इसे समझ गए होंगे। अब बताइए तीसरा प्रश्न का उत्तर आप मिलान करिए। देखिए, मौन रूपी व्याख्यान का महत्व इसलिए है, किस लिए है? क्योंकि ये इसकी जो भाषा है वो बहुत शक्तिशाली है, मजबूत, ताकतवर है और अर्थ से युक्त, गंभीर है और प्रभावशाली होती है। ये इसकी महत्व को बताया गया है। और चौथा प्रश्न का देखिएगा उत्तर, आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय से है, मन से है, किससे है? आत्मा से है, हृदय से है। अगला देखिएगा 5वां प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का निहित भाव क्या है? तो आप स्पष्ट लिखें कि निहित भाव ये है कि आचरण की मौन भाषा हृदय अथवा आत्मा से संबंधित होती है और ये बहुत शक्तिशाली होती है। कैसी होती है? बहुत शक्तिशाली होती है, अर्थयुक्त एवं प्रभावशाली होती है। इसकी तुलना में किसी भी देश की सभी जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी कमजोर और नाजुक सिद्ध होती है। संसार में इसका एक अलौकिक स्थान है, इसका एक अनोखा, अद्भुत और सबसे सर्वोच्च स्थान होता है। तो इस प्रकार से आपने जो गद्यांश आपसे उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों को आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लें ताकि आप परीक्षा में इसको पढ़ सकें। और जो बच्चे नहीं नोट कर सकते हैं ना, वो वीडियो हमारे द्वारा जो ये इसकी डाली जाएंगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ इसी प्रकार से नोट है और उसको डाउनलोड कर लें और एनी टाइम, मतलब किसी भी समय इसको आप देख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसी के साथ देखिएगा जो और इम्पॉर्टेंट गद्यांश हैं, उस प्रमुख जो गद्यांश है उनको और पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला गद्यांश और लेते हैं, बहुत अच्छा है, देखिएगा ये आ गया, बहुत सुंदर है। क नंबर, प्रेम की भाषा कैसी है? शब्द रहित है। बहुत सुंदर। प्रेम की लेखक ने क्या स्पष्ट किया है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, कैसी कैसी की भाषा है? नेत्रों की भाषा, कपोलों की भाषा, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। और जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, शब्द से अलग है। जो जीवन का तत्व है वो भी शब्द से परे अर्थात अलग है। और सच्चा आचरण
प्रभाव, सदाचार का जो प्रभाव है, शील, उसका जो प्रभाव, शील फिर क्या है, अवल स्थित संयुक्त आचरण ना हो तो देखिएगा, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से है, ना अंजील से है, ना कुरान से है, न धर्म की चर्चा करने से है, न केवल सत्संग से है, बल्कि आपने समझ गए होंगे कि इसका जो इसके शब्द सभ्य आचरण जो है वो कहीं पर इसमें वर्णित नहीं है, इन स्थानों पर नहीं मिलेगा। और जीवन के अरण्य, देखिए अरण्य मैंने क्या होता है, अरण्य कानन विपिन वन जंगल, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो जीवन के जंगल में, जीवन के जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में धंसे हुए, कैसा है, आपके हृदय प्रदेश में जो धंसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और ये प्रकृति, आप शुद्ध उच्चारण करें, प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न के से सुनार जिस प्रकार से छोटे छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों से सुंदर आभूषण का निर्माण करता है, तो सुनार के छोटे छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष स्पष्ट होता है। तो ये आपने पूरे गद्यांश को आपने पढ़ा है। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सावधान हो जाए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, उपर्युक्त ये गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिएगा, या मतलब दिया गया है ना, दो में से एक करना है, दोनों का उत्तर सेम होता है। अगला प्रश्न है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये रेखांकित अंश ये दी गई है, इस लाइन की आपको व्याख्या करनी है। और प्रेम की भाषा, तीसरा प्रश्न है, प्रेम की भाषा कैसी होती है, तो बहुत अर्थवती बलवती कैसी कैसी होती है वो आप स्वयं जानते हैं, इसका उत्तर आपको याद हो गया होगा। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, मानव का सदाचार किसके माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो मानव का सदाचार किसके माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में आपको याद करना और स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, आप ध्यान रख सुनेंगे, प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भावों को किस प्रकार प्रकट किया जाता है। इस प्रश्नों के जो उत्तर है इनको आपको देना है और याद कर लें। इन प्रश्नों के उत्तर अपने मन मस्तिष्क में संजो करके रखें। और चलिए, आप कई बच्चे हमारे इन प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लिए हैं और आगे देखेंगे इनके उत्तर भी हम आपको देने वाले हैं और उससे आपको मिलान करना है, तो सोच लीजिएगा इनके उत्तर और सिद्ध कर लीजिएगा। चलिए, आप इन प्रश्नों के उत्तर आपने संजो लिए होंगे, तो आइए हम आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर आप मिलान करिए। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित आचरण की सभ्यता पाठ शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। और या आपके पाठ का नाम आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह, तो इनको आप स्पष्ट कर दिया। ये दोनों शब्द जो आपका शीर्षक है और लेखक है, इन दोनों को हाईलाइट कर दीजिएगा। यहाँ पर भी हाईलाइट देखिएगा, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत बंद किया गया है। यहाँ पर भी देखिएगा, इनको भी इस प्रकार से आप हाईलाइट करते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर आप मिलान करें। रेखांकित अंशों की व्याख्या आप इसी प्रकार से हेडिंग डालिए, क्या लिखेंगे, हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या, और फिर क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने यह विचार व्यक्त किया है। क्या विचार है लेखक के, आगे देखिएगा, कि प्रेम को प्रकट करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम के शब्दों के माध्यम से, प्रेम को शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता है। अगर आप प्रकट करते हैं ना, अब देखिए प्रेम की पीर आप पढ़ेंगे अभी, प्रेम प्रसंग आपका यहाँ पर, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रु सलिल, ये आपके लिखे हुए किसके द्वारा, भारतेंद्र सिंह के। अभी आप काव्य में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको स्पष्ट किया है। प्रेम तो मानव के व्यवहार और उसकी चेष्टाओं से ही प्रकट हो जाता है। कैसे, मानव के व्यवहार और उसकी चेष्टाओं, उसकी दृष्टि से प्रकट होता है। हाँ, और हमारे मस्तिष्क में अंकित जो रेखाएं हैं, मस्तिष्क की रेखाएं हमारे नेत्र, हमारे कपोल और हमारी भिन्न भिन्न मुद्राओं में हमारे हृदय के भावों को व्यक्त कर देते हैं। समझ आया कि नहीं। और जो हमारे हृदय के जो भाव है ना, ये हमारे नेत्र, हमारी निगाहें, आप लोग कहते हैं ना कि फूल को मुरझाने के लिए, हमारे कुछ बच्चे जानते हैं इस दोगा को, फूल को मुरझाने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। फूल को, किसको मुरझाने के लिए, फूल को मुरझाने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। लेकिन लायकदार मनुष्य को मुरझाने के लिए मनुष्य की एक दृष्टि ही पर्याप्त होती है। इन आँखों के इशारे ही
पर्याप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन आँखों की एक अलग भाषा होती है नेत्रों की, और इसको भी आप समझ लें कि नेत्र और हमारे कपोल अपनी भिन्न भिन्न मुद्राओं से हमारे हृदय के भाव को प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं। जीवन का सार तत्व भी शब्दों की सीमा से परे है, शब्दों से नहीं बताया जा सकता उसको। हृदय के जो पूर्ण भावना उसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता है, और मानव का सदाचार ना तो लंबे व्याख्यानों से प्रकट कर सकते हैं और ना ही धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि ये इसमें कोई शब्द नहीं है। ये आपने रेखांकित अंशों की व्याख्या दी गई है, और इसको आप मिलान कर लें और इसको पढ़ लें और मन मस्तिष्क में इसको भर लें कैसी व्याख्या की जाती है। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से देखिए। प्रेम की भाषा कैसी होती है? आप क्या बताएंगे? प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। बहुत सही। अगला चौथा प्रश्न आप देखें, मिलान कर ले। मानव का सदाचार न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों में प्रकट किया जा सकता है और न ही किसी धार्मिक ग्रंथ से अथवा धार्मिक क्रियाकलाप के माध्यम से भी प्रेम की जो सदाचार है, इस मानव के सदाचार को नहीं व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम पूर्वक सदाचार, प्रेम पूर्वक सद आचरण धर्म चर्चा अथवा सत्संग के माध्यम से भी नहीं मिल सकता है। आप लोग कहते हैं ना कि धर्म चर्चा करिए, सत्संग करिए, आपको सदाचार का ज्ञान होगा, लेकिन वो सदाचार जो होता है वो इससे भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। आइए तो पांचवा प्रश्न का उत्तर देखिए, मिलान कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न का उत्तर, प्रेम की भाषा को के द्वारा, किसकी भाषा? प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे ललाट की रेखाएं, जो मस्तिष्क की रेखाएं, हमारे नेत्र और हमारे कपोल अपनी भिन्न भिन्न मुद्राओं से हमारे हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं। हाँ, कैसे कैसे आप मुस्कुरा कर हंसते हुए आप अपनी बातों को रखते हैं, आंखों के इशारों को आप समझ लेते हैं, और आपकी मंद मंद मुस्कान पता नहीं कितने कितने लोगों को घायल करती हैं। इन दृष्टियों को समझते हैं, ये हृदय के भावों को प्रकट करते हैं। तो आपने अभी इन गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आपने स्पष्ट किए हैं, इस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 नंबर। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत थोड़े शब्दों में उत्तर आपको देना होता है। ये व्याख्या थोड़ी सी यहाँ कुछ ज़्यादा अगर लग रही है तो अधिक से अधिक आपको यहाँ पर दिया जाता है, ताकि आप इसको अधिकतम आप थोड़े शब्दों में जितना आप लिख सकें, इसको कम से कम आप ये मान कर चलिए कि 80 ये क्या लाइन है आप गिन लीजिएगा, और 5-6 लाइन में आप अपनी बात को स्पष्ट कर दें। और इतना ही नहीं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये पैराग्राफ्स और हैं जो पेपर में अक्सर कर पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से चैप्टर्स? देखिए, ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको साधारण नहीं मानिएगा। ये प्रतिवर्ष इस पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए तो आपको और भी 1-2 पैराग्राफ लेते हैं और उसके उत्तरों को जान लेते हैं। देखिएगा क्या नंबर है, आप देखिएगा इसको। आचरण भी हिमालय पर्वत की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। कैसा है? आचरण जो होता है, सदाचार का जो आचरण है, हिमालय पर्वत के ऊपर, जैसे हिमालय पर्वत लोग कहे नहीं, ऐसे ऊंचे ऊंचे मंदिर, और मंदिर के ऊपर जो कलश रखे हैं वो उसको क्या होता है कि हिमालय पर्वत की जैसे विशाल मंदिर के ऊपर जो कलश होता है ना, उस कलश के समान आचरण की यहाँ पर उपमा दी गई है। और वो आम का पेड़ नहीं है जिसको मदारी एक ही क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। अब देखिए मदारी क्या करता है, अपना डमरू बजाता है। कई बार उन्होंने लोग खेल दिखाते हैं, आइए देखिए आपके सामने एक अद्भुत चमत्कार हम आपको दिखाते हैं, और खेल को प्रदर्शित करते हैं। खेल कैसे दिखाते हैं? देखिए बच्चों, छू करो, फूंक मारो, और देखिए आपके इस गमला के अंदर, इस हाथ में देखिए अभी आपको आम का पेड़ निकल आएगा। बताइए, आप कल्पना कीजिए आप कौन सी मिठाई खाएंगे, कौन सा फल खाएंगे, वो उसी तरह आप निकाल करके दिखा देते हैं। लेकिन मदारी का खेल नहीं है यहाँ पर क्या है, इसके बनने में अनंत काल लगा है। आज जो आप देखिए, पहले जब मानव का इस पृथ्वी पर अवतरण धीरे धीरे क्रमशः हुआ है, इकट्ठा ये आदमी इस शक्ल में नहीं आया है। पहले कैसा था, ये इसके जल के किनारे किस प्रकार से शैवाल के रूप में, केंचुए के रूप में धीरे धीरे करके संक्रमण होते हुए, और छिपकली के रूप में, फिर बंदर के रूप में चिंपैंजी बंदर बना, फिर उसके बाद मानव बना, और मानव आज इतना श्रेष्ठ हो गया, अच्छी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, नाना प्रकार की भाषाएं सीख गया, और नाना प्रकार के उपकरणों का आविष्कार किया। ये क्रमशः हुआ है, अनंत काल लग गया, बहुत लंबा समय इसका लगा हुआ है। पृथ्वी भी बन गई, सूरज बन गया,
तारागण आकाश में उड़ने लगे अर्थात विचरण करने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए हैं और कहीं कहीं उसकी अत्यंत छटा अवश्य दिखाई पड़ती है, कहीं कहीं उसकी झलक दिखाई पड़ रही है। ये गद्यांश था। आइए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, आप इसका उत्तर सोच लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, इसी से या गद्यांश के पाठ का और लेखक का नाम बताइए, तो वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है, आप ध्यान से सुन लें, श्रेष्ठ आचरण बनने में कितना समय लगा है, एक दिन में बना है कि अनंत काल लग गया है। और हाँ, तो तीसरा प्रश्न आप देख लीजिएगा, श्रेष्ठ आचरण बनने में कितना समय लगा है। आप इस पैराग्राफ को जो गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका उत्तर, और आप अपने मन मस्तिष्क में उस प्रश्न के उत्तर को भर लीजिएगा और आगे स्पष्ट करेंगे। चलिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रस्तुत अवतरण में मदारी के क्रियाकलाप का वर्णन किस प्रसंग में हुआ है। उस किस प्रसंग में किया गया है, मदारी कैसे क्या करता है कि ये आपको मिट्टी डाल करके और आपके तत्काल ये मतलब एकाएक ये आचरण नहीं प्रकट हुआ है। इस आचरण की झलक, आचरण को स्पष्ट करने में, आचरण को बनाने में अनंत काल लगे, लंबा समय लगा। सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गया, तारागण भी आ गए, नाना प्रकार के पशु पक्षी, किस तरीके से धीरे धीरे करके ये सदाचार का जो रूप है इसका छोटी कहीं इसकी झलक दिखाई पड़ी है। लंबा समय हुआ है। और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आचरण हिमालय और आचरण कैसा, आचरण महिमामय, आचरण महिमामय और दिव्य कैसे होता है, इसकी कैसे होता है, इसके स्पष्ट करना है। इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। आप तैयार हो जाइए और इनके उत्तर अपने मन मस्तिष्क में भर लीजिए, ढूंढ लीजिएगा और इसका उत्तर भी जानने के लिए अपनी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, आपने सोच लिया होगा इन प्रश्नों के उत्तर। आइए पहला प्रश्न का उत्तर है, उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेगा। संदर्भ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, इस प्रकार से हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में, कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक में संकलित आचरण की सभ्यता पाठ अर्थात शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ये आप सरदार पूर्ण सिंह एवं आचरण की सभ्यता, इसको आप हाईलाइट करिए, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसको, अथवा पाठ का नाम क्या है, इसी में पाठ का नाम आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न का उत्तर आप मिलान कर लिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। जो आपको बताया गया था ना, आप कैसे व्याख्या करेंगे, लेखक का क्या विचार है। लेखक बताता है कि, या लेखक कहते हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय अपने सिर पर बर्फ रूपी साफा बांध करके अपने महिमामय स्वरूप की उद्घोषणा करता है, अपनी सुंदरता को प्रकट करता है, और जिस प्रकार अपनी ऊंची चोटी पर पवित्र कलश धारण करने वाला मंदिर अपनी दिव्यता की उद्घोषणा करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, क्योंकि मंदिर के ऊपर कलश स्थापित है और वो दूसरे सूर्य की तरह वो चमक रहा है। उसी प्रकार आचरण की महिमा में और दिव्य होता है। आचरण की जो महिमा है वो उसी प्रकार आचरण भी महिमा में और दिव्य अलौकिक होता है, और ये भी एक सबसे श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार हिमालय और ऊंचे मंदिरों का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता है, ये हिमालय का निर्माण भी एक दिन में नहीं बना है, ये ऊंचे ऊंचे मंदिर भी फूंक मार करके नहीं बनाए गए हैं। उसी प्रकार आचरण की भी लंबी साधना के पश्चात ही बन पाता है, प्राप्त होता है। ये श्रेष्ठ आचरण का, प्यारे बच्चों, जो निर्माण है ना, लेखक हमने श्रेष्ठ आचरण सदाचार का जो निर्माण है, किसी मदारी या जादूगर की तरह नहीं कि दर्शकों के सामने धोखा दे करके और क्षण भर में फूंक मार करके वो पेड़ को उगा दे, आम के वृक्ष की भांति नहीं होता है। ये इसके निर्माण में हजारों साल, शताब्दियों, युगों युगों लग गए हैं, कोई एक दिन में नहीं बना है। इसकी निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक ढंग से ही होता है। ये आपने रेखांकित अंश की व्याख्या आपने जो अभी अपने मन में इसका उत्तर मिलाए थे उसमें मिलान कर लीजिएगा, और याद रखें इसको अपनी रजिस्टर में जरूर नोट कर लें। प्यारे बच्चों, ये जो पीडीएफ आपको दी जा रही है, जब पूरी आपको दिखेगा, कभी कभी हमारे बच्चे ये
संदेह में पड़ जाते हैं कि कितनी वीडियो सर ने इस पाठ पर बनाई है, तो आप इसको जान लें कि इस पाठ पर आधारित, इस चैप्टर पर आधारित कितनी वीडियो शूट की गई हैं, बनाई गई हैं, लेक्चर दिए गए हैं। उसको आप क्या करेंगे, वीडियो जब आप देखते हैं ना, तो उसके ऊपर एक छोटा सा गोला बना होता है, उसमें आई का निशान बना होता है, उसको आप क्लिक करिए। और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं ना, तो उस पाठ पर आधारित, उस चैप्टर पर आधारित कितनी वीडियो बनी है वो पूरी की पूरी दिखाई दे जाएंगी। और प्रत्येक वीडियो को मन लगा के जरूर देखें, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ताकि आपको तुरंत ही ये वीडियो यहाँ से मिल जाए। और इससे एक हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आ रही है। अगर नहीं पसंद आती है तो भी आप डिसलाइक करिए, आप स्पष्ट कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सुझाव और अपने प्रश्नों को आप नोट करिएगा। जो आपकी कठिनाइयाँ हैं उसका निवारण किया जाएगा और हम उसका सुधार भी करेंगे। तो देखिएगा, आपने अभी इन प्रश्नों के उत्तर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आपने समझी है। और तीसरा प्रश्न आप इसका जरूर मिलान कर ले कि श्रेष्ठ आचरण के निर्माण कितने दिनों में लगा है। अर्थात इसका उत्तर क्या है, श्रेष्ठ आचरण के निर्माण में शताब्दियों का समय लगा। कितना समय लगा, अर्थात शताब्दियों का समय लगा है, एक दिन का नहीं है। और चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा, प्रस्तुत अवतरण में मदारी की क्रियाकलाप का वर्णन श्रेष्ठ आचरण के निर्माण के प्रसंग में हुआ है। कि श्रेष्ठ आचरण के निर्माण को प्रकट करने में कैसे हुआ है। एक मदारी जिस तरीके से फूंक मार करके लोगों को धोखा दे करके ये आम का पेड़ उगा देता है ना, उस तरीके से ये आचरण कभी एक फूंक मार करके नहीं बना हुआ है, ये युगों शताब्दियों लग गए इसके। हाँ, अगला और अंतिम प्रश्न का उत्तर देखिएगा, इसको मिलान कर ले। लंबी साधना के पश्चात आचरण महिमामय और दिव्य होता है। कैसा होता है, ये साधना के पश्चात जो आचरण है इसकी महिमामयी और दिव्य अलौकिक होता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार से मंदिरों के ऊपर ऊंचा कलश स्थापित होता है और हिमालय पर्वत के ऊपर बर्फ की चोटी जैसे ढकी हुई एक साफा भी शीर्ष पर मुकुट धारण करता है, उसी तरीके से ये श्रेष्ठ होता है, अलौकिक होता है। और आपने इस जो गद्यांश पर आधारित इन प्रश्नों को आप देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में निश्चित पूछे जाएंगे और इनको आप नोट्स अपनी तैयार कर लें, निश्चित मान लें। और इसके बाद भी अभी कुछ पैराग्राफ्स रह गए हैं इंपॉर्टेंट, वो हम अगले आने वाले लेक्चर में स्पष्ट करेंगे और आपको बताएंगे भी। आप तैयारी करके आइए, पढ़ लीजिए पूरे पाठ को, फिर मिलेंगे। इसी के साथ आज का ये शिक्षण कार्य आप यहीं समाप्त होता है और सभी बच्चे खुश रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर जिस प्रकार से सभ्य आचरण की कल्पना की गई है उस वैसे ही सभी आप सदाचार चरित्रवान बने, इसी और आशा और विश्वास के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।